नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार पूछे जाने वाले 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? तो दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाफट से अपना आंसर लगा दीजिए और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। दोस्तों जो सरोजनी नायडू हैं, ठीक है, जो सरोजनी नायडू हैं ये कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, आप लोग जानते होंगे। और ये कानपुर अधिवेशन में 1925 में अध्यक्ष बनी थी। कब? 1925 में अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। और सरोजनी नायडू, इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सरोजनी नायडू को भारत कोकिला नाम किसने दिया? तो आप कहेंगे इनको ये नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने इनको ये नाम दिया था। सारी बातें, सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और दोस्तों इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन और इसके साथ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जा सकता है? दोस्तों जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, ठीक है, इनको कैसे नियुक्त किया जाता है? दोस्तों इनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। और महान्यायवादी के पद का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 76 में इनके पद का प्रावधान किया गया है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। और महान्यायवादी के उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की योग्यता होती है उसके समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, जो महान्यायवादी हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कौन करता है इन चार में से? तो भारत का महान्यायवादी करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान में महान्यायवादी के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ठीक है। लेकिन यदि महान्यायवादी चाहे तो वो राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्याग पत्र सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 4 क्वेश्चन, कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? दोस्तों कपिल वस्तु जो है ये नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल देश में स्थित है। और दोस्तों प्राचीन काल में कपिल वस्तु, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल में एक राज्य था, ठीक है। उस राज्य का नाम क्या था? तो सांख्यगढ़, ठीक है, सांख्यगढ़ जो है उस राज्य का नाम था। तो सांख्यगढ़ की राजधानी प्राचीन काल में क्या हुआ करती थी? तो कपिल वस्तु हुआ करती थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण की थी? तो औरंगजेब ने की थी, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो औरंगजेब का जो मकबरा है ये खुलदाबाद में स्थित है। कहाँ पर? ये खुलदाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे, ठीक है। 9वें नंबर के गुरु कौन थे? उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। और गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी दोस्तों? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक उड़ने वाले हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा होती है? एक हवाई जहाज जो उड़ रहा है, ठीक है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों उसमें स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जाएं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एरोप्लेन ग्राउंड से ऊपर उठता है, ठीक है,
ये ग्राउंड है, और जब ग्राउंड से ये ऊपर की ओर उठता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा की वजह से उठता है, ठीक है। और दोस्तों जब वह हवा में उड़ता है, ठीक है, जब वो हवा में इस प्रकार से उड़ रहा है तो वो गतिज ऊर्जा की वजह से उड़ता है। तो इस प्रकार से एक उड़ने वाले हवाई जहाज में दो प्रकार की ऊर्जा होती हैं, स्थितिज और गतिज। याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था। दोस्तों भगत सिंह जी जो थे, इनको फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश उसका नाम था जीसी हिल्टन। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ठीक है। इनके लिए फांसी की तारीख जो है ये कब निश्चित की गई थी, कब तय की गई थी, तो 24 मार्च 1931। याद रखना 24 मार्च 1931 जो है इनकी फांसी की तारीख निश्चित की गई थी। लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि एक दिन पहले, ठीक है, याद रखना एक दिन पहले, कब, 23 मार्च 1931 की शाम को ही इन तीनों को फांसी पर चढ़ा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है गांधीनगर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, इसको शॉर्ट में PRI कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है ये किस दिन हुई थी। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, जनरली सभी को ये इसका आंसर पता होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किस दिन, तो ये जो हत्याकांड है ये वैसाखी के दिन हुआ था। कब हुआ था, वैसाखी के दिन हुआ था। और दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू, ठीक है, दो व्यक्ति थे, ठीक है, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा हो रही थी, ठीक है। और उस सभा में जनरल डायर ने क्या किया, अंधाधुंध गोलियां चलवाई, ठीक है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, हम बात कर रहे हैं सरकारी रिपोर्ट की, तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए थे, ठीक है। और दोस्तों एक कांग्रेस समिति ने रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है, कांग्रेस समिति ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस समिति में कहा गया था कि 1000 लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों सरकारी आंकड़े हैं, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में यदि लोग मर रहे हैं 100, ठीक है, तो जब शाम को रिपोर्ट आती है या फिर सुबह रिपोर्ट आती है तो कहते हैं कि 3 लोग मरे हैं, ठीक है। तो ये सरकारी आंकड़े होते हैं, पता नहीं कितने लोग मारे गए होंगे। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सभा चल रही थी, ठीक है, तो इस सभा की मुखबरी किसने की, इसका नाम, इस गद्दार का नाम आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो इस सभा की मुखबरी अंग्रेजों से किसने की थी, हंसराज नामक एक भारतीय गद्दार था, ठीक है। इस गद्दार ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की मुखबरी की थी अंग्रेजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि कब दी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था, ठीक है। फिर क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। और इसी से दुखी होकर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। उस समय जो नाइटहुड की उपाधि जिस व्यक्ति के पास में होती थी उस व्यक्ति के नाम के साथ सर लगाया जाता था, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सर रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है। दोस्तों डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी जो है ये कोलकाता में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, पुष्कर झील कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो पुष्कर झील है या फिर आपसे पूछा जाए कि पुष्कर सरोवर कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान के किस जिले में, दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है। ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का स्विट्जरलैंड कौन सा स्थान कहलाता है। तो एक स्थान है कोसानी नाम का, ठीक है। और दोस्तों ये जो स्थान है
ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में ये एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और इसको जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में स्थित है। और दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, इसका नाम क्या है? टसीगंग इसका नाम है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दोस्तों गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये जो बंदरगाह है इसका नाम कब बदला गया? तो इसका नाम बदला गया 2017 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्याधर सेतु कहाँ स्थित है? दोस्तों जो विद्याधर सेतु है, ठीक है, ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है और ये कोलकाता में हुगली नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और इसका नाम विद्याधर सेतु किसके नाम पर रखा गया? तो प्रसिद्ध बंगाल समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, इनके नाम पर इसका नाम विद्याधर सेतु रखा गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है ये लागू रहता है 6 माह तक, ठीक है। कितने माह तक? 6 माह तक लागू रहता है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। ये अनुच्छेद आपको जरूर याद रखना है। अनुच्छेद 123 के तहत जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनको जो है संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, ठीक है। अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 123 के तहत, और अध्यादेश जारी होने के बाद इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक होता है। चूंकि संसद के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है, ठीक है। 2 सत्रों के बीच में कितना अंतराल होता है संसद के? तो 6 माह हो सकता है। इसीलिए अध्यादेश जो है ये 6 माह तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? दोस्तों जो असहयोग आंदोलन है, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। फिर क्या होता है 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1905 को चोरा चोरी कांड होता है गोरखपुर में, ठीक है। एक हिंसक घटना होती है और इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था, ठीक है। कब ले लिया था? तो फरवरी 1922 में इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ठीक है। जो चोरा चोरी कांड हुआ था दोस्तों 5 फरवरी 1922 में, इस घटना में क्या हुआ था? तो इस घटना में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, ठीक है। और लगभग इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 20 क्वेश्चन, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर या फिर नंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है। विंस्टन चर्चिल यदि हम बात कर लें ये बंदा कौन था? तो दोस्तों ये अंग्रेज राजनीतिज्ञ था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, ठीक है, तो तब विंस्टन चर्चिल जो हैं ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस मंदिर का गलियारा सबसे लंबा है? तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो रामेश्वरम मंदिर है, ठीक है, जो रामेश्वरम मंदिर है इसका गलियारा सबसे लंबा है। और रामेश्वरम मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है? दुनिया की सबसे ऊंची झील, इसका क्या नाम है? टिटिकाका झील इसका नाम है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में ये झील स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको ILO कहा जाता है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है जेनेवा के अंदर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ILO इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1919 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन जो है ये कितने कठिन हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने मन से जनरेट नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां से मैंने इन क्वेश्चन को उठाया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीजें यदि आपको पता होगी तो आप कर पाएंगे। एक तो जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, ठीक है। और दूसरी बात, यदि आपको जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इनका क्रम यदि आपको पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, एक संविधान संशोधन होता है 44वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये 44वां संविधान संशोधन कब होता है, 1978 में होता है। और इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अब जो संपत्ति का अधिकार है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 300A में किया गया है। और संपत्ति का अधिकार अब क्या है, तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था, ठीक है। तो 1978 में प्रधानमंत्री कौन थे, यदि आपको ये चीज पता हो, तो इतनी जो डिटेल मैंने बताई है ये डिटेल आपको पता हो, तो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों 1978 में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साइमन कमीशन के विरोध करते हुए पुलिस हमला हुआ था और इसमें जो है राष्ट्रवादी नेता थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु हो गई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों लाला लाजपत राय, ठीक है, इनका उपनाम क्या है, इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनकी दो पुस्तकें हैं, ठीक है, पूछी जाती हैं, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया। दोनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई, तो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई। और दोस्तों इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, जो साइमन कमीशन आया था तो इनको पड़ी थी लाठियां, ठीक है। ऐसा लॉजिक हमें लगाना है, बहुत ही अच्छे नेता थे ये, तो ऐसा हमें लॉजिक लगाना है, केवल याद रखने के लिए आप किसी भी बातों को दिल पे लेके मत बैठ जाना है। तो साइमन कमीशन जब आया था तो डंडे पड़े थे लाला लाजपत राय पे, ठीक है। तो ये इंडिया से अनहैप्पी थे, ठीक है, ऐसा हम याद रख सकते हैं, इसलिए इन्होंने अनहैप्पी इंडिया लिख दी। यंग इंडिया, फिर उन्होंने सोचा जब ये जख्मी हो गए, ठीक है, और गंभीर स्थिति थी, तो इन्होंने यदि सोचा कि यदि मैं यंग होता, ठीक है, यदि मैं यंग होता तो मैं इस हमले से बच के निकल सकता था। तो कुछ इस प्रकार से आप लॉजिक लगाएं और इनकी दोनों पुस्तकों को आप याद रखें, क्योंकि ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको 1 नंबर दिलाती हैं। इनका प्रमुख नारा ये भी पूछा जाता है, तो मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये इनका प्रमुख नारा था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल से समझाया था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना। अपने दोस्तों के साथ में आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों उनमें शेयर कीजिए, या फिर आपके भाई बहन जो तैयारी कर रहे हों उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप कहीं से भी हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज को देख लें।
दोस्तों अपनों का ख्याल रखें। अभी जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर चल रही हैं, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।